नमस्कार दोस्तों, पैक्स इंडिका में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे। नमस्कार दोस्तों, पैक्स इंडिका में आपका स्वागत है। आई सिंसियरली होप कि आप सब लोग अच्छे से होंगे एंड टेकिंग गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। वंस अगेन वेलकम टू पैक्स इंडिका विद योर होस्ट एंड विद अ कप ऑफ टी। आज का जो डिस्कशन का टॉपिक मैंने रखा है, वो जैसा कि आपको थंबनेल से समझ में आया होगा, इट्स अबाउट इलेक्शन बॉन्ड इलेक्टोरल बॉन्ड सॉरी इलेक्टोरल बॉन्ड्स इलेक्शन कमीशन के जो 2 न्यूज़ आए हुए हैं एंड प्लस सीएए। सीएए में मेरा ज़्यादा कोई डिस्कशन पॉइंट नहीं है, सिर्फ एक आपसे एक लास्ट में अनुरोध करूँगा कि सीएए के लिए सही जानकारी फैलाएँ और कोशिश करें कि इससे समाज का जो हमारा फैब्रिक है, जो सोशल फैब्रिक है, दैट सोशल फैब्रिक डज़न्ट गेट डिस्टर्ब्ड बिकॉज़ लॉ जो है दैट इज़ अबाउट गिविंग द सिटीज़नशिप रादर देन टेकिंग द सिटीज़नशिप। सो मेरे ख्याल से जितना भी हो सके इस बात को आप आस-पास फैलाएँ बिकॉज़ लास्ट टाइम जब सीए का अनाउंसमेंट हुआ था, उस टाइम पे प्रेसिडेंट ट्रम्प आने वाले थे और शाहीन बाग में बहुत बड़ा एक आंदोलन हुआ था जो कि व्हिच अल्टीमेटली टर्न आउट टू बी व्हिच अल्टीमेटली रिजल्टेड इनटू सम कैटास्ट्रोफिक इवेंट लाइक दिल्ली राइट्स एंड ऑल। तो वो इस बार ना हो और हमारा भारत का जो फैब्रिक है दैट रिमेन्स इंटैक्ट और ये हमारी सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम लोग इसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन और सही तरीके से फैलाएँ। सो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि सही तरीके से फैलाएँ इस चीज़ को। मेरे ख़्याल से अब जो लोग समझ सकते होंगे वो समझ जाएँगे, जो लोग नहीं समझ सकते उनको आप कुछ नहीं कर सकते हैं बट एट द सेम टाइम जस्ट मेक श्योर कि आस आपके वातावरण का, नेबरहुड का माहौल ना बिगड़े एंड पीपल आर हैपीली लिविंग टुगेदर। सो दैट्स माय सिंसियर रिक्वेस्ट। इस चीज़ को प्लीज़ फ़ॉलो कीजिएगा। अल्टीमेटली जो भी भारत में रहता है, नुकसान कोई भी बंदा करे, किसी का भी हो, नुकसान इन अ वे सबका ही होता है और देश का नुकसान होता है। तो मेरा सिर्फ़ यही एक थॉट है कि देश का नुकसान नहीं होना चाहिए और देश हमसे बनता है, आपसे बनता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से बनता है, वो भी इम्पोर्टेंट है। सो एक पीसफुल एनवायरनमेंट में ही प्रगति होती है और इसके बारे में हमें ज़्यादा डिस्कशन या ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये जानना कि पीसफुल एटमॉस्फेयर होना कितना ज़रूरी है। ऑलराइट, कमिंग बैक टू द टॉपिक इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इसके बारे में एक्चुअली मेरा पहले आज की वीडियो बनाने का कोई प्लान तो था नहीं, बट मुझे लगा कि एकदम से ही बम्बार्डमेंट हो गए हैं कुछ चीज़ों के इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। सुप्रीम कोर्ट का एक यू नो स्टिंगिंग जजमेंट नहीं, स्टिंगिंग ऑर्डर्स आया और उसके बाद फिर आपका रिसेंटली इलेक्शन कमीशन जो है अरुण गोयल जी सॉरी, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। सो एक एकदम से लगा कि क्या-क्या हो गया, फिर सीए की भी घोषणा हो गई, तो लगा कि कई सारी चीज़ें हो गई। सो ब्रीफली जो मेरे ऑडियंस हैं, उनको एटलीस्ट एक इन्फॉर्म्ड डिसीज़न मेकिंग के लिए एक थोड़ी-सी जानकारी की आवश्यकता है एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको कुछ मोटे-मोटे इसके पॉइंटर्स दे दूँ, सो दैट यू आर वेल इन्फॉर्म्ड। आप में से कई लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा उनके लिए भी है। पॉलिटिकल ज़्यादा नहीं है इसमें, थोड़ा बहुत तो होगा ही पॉलिटिकल बट प्राइमरीली इंटेंशन पॉलिटिकल नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का आपको पता है एग्ज़ैक्टली पहले क्या होता था? 2017-18। अच्छा, मुझे इसके बारे में इसलिए भी पता है क्योंकि मैंने बीजेपी गवर्नमेंट को क्लोज़ली फ़ॉलो किया है। इनफैक्ट ये पहली बार ऐसा हुआ कि जब मैंने 2014 11-12 से ऑनवर्ड जब से अन्ना हज़ारे का आंदोलन हुआ था, तब से मैं थोड़ा पॉलिटिकली एक्टिव हुआ था। एक्टिव ऐज़ इन इंटरेस्टेड हुआ था। तो तब से मुझे थोड़ी-सी मैं अपने आप को इन्फॉर्म करता रहा इसके बारे में कि हाँ, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? एंड फाइनली तो जिस टाइम पे इलेक्टोरल बॉन्ड आया था, उस टाइम पर ये 2017-18 की बात है, उस टाइम अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर थे। और जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड आया था ना, तो इसको एज़ अ रिफॉर्म माना गया था। व्हाट द गवर्नमेंट सेड कि वी आर ब्रिंगिंग सम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। द वे पार्टीज़ ऑपरेटेड, द वे डोनेशंस आर गिवन टू द पार्टी, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। पहले क्या होता था कि आप 20,000 तक का डोनेशन, अगर आप 20,000 ऑनवर्ड्स को डोनेशन देते थे, मतलब 20,000 एंड अबव, उसमें आपको आप उसको कैश पेमेंट नहीं कर सकते थे, आप उसको चेक के थ्रू कर सकते थे, बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू कर सकते थे। तो उसका ट्रेल आपको मिल जाता है कि हाँ, किसने ट्रांसफ़र किया, किसको ट्रांसफ़र किया।
अभी का जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, तो गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है कि हम कैश कम यूज़ करें, एज़ इन करेंसी कम यूज़ करें। उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला कि भई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हमें करना है और इसके लिए पहला चीज़ ये है कि हम कैश को कम करें। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम 2000 तक का ही डोनेशन कैश में एक्सेप्ट करेंगे, उसके बियॉन्ड नहीं करेंगे। और उसके बियॉन्ड अगर आपको डोनेशन देना है, डोनेशन आप कितना भी दे सकते हो, तो आपको इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज़ करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट सिर्फ़ इतना था कि अ, आप जाइए इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक सिंपल सा आप ये समझ लीजिए कि एक पैसा है, करेंसी है। आप इसको किसी को भी दोगे, वो इसको यूज़ कर सकता है। नॉर्मली क्या होता है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि भई सभी लोगों को, जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो अपना एक अकाउंट इलेक्शन कमीशन में एक अकाउंट ओपन कराएँगी जो कि इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर होगा। मीन्स उसका एक इन्फॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन के पास होगा और उसी अकाउंट में ही डोनेशन आ सकता है। तो पहले एक उन्होंने कहा ट्रांसपेरेंसी के लिए पहली बात ये ज़रूरी है। तो एक स्टेप तो उन्होंने इसका लिया। उसके बाद मैंने आपको बताया कैश उन्होंने 2000 का ही किया कि आप 2000 रुपए तक का ही कैश डोनेशन दे सकते हो। उसके ऊपर अगर आपको डोनेशन देना है तो आपको उसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना पड़ेगा। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड एक सिंपल तरीके से आप ये समझ लो कि अ अच्छा उसके पहले मैं आपको बताता हूँ। सो न उन्होंने कहा कि एक डेज़िग्नेटेड बैंक होगा, डेज़िग्नेटेड ब्रांच होगा, डेज़िग्नेटेड टाइम होगा, जिस टाइम पर आप ये इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज़ करके किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसका डोनेशन दे सकते हो। अच्छा अब क्या हुआ कि इसमें पहली बात है कितना रुपए तक डोनेशन दे सकते हैं? तो डोनेशन की कोई लिमिट नहीं है। डोनेशन की कोई लिमिट नहीं है। बस उसमें लिमिट सिर्फ़ इतनी है कि डिनोमिनेशन जो होगा उसका वो 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 5 डिनोमिनेशंस में आपको ये इलेक्टोरल बॉन्ड ये आपको डोनेशन देना पड़ेगा। सो अगर आपको सपोज़ कीजिए कि ₹2000 देना है, आपको कोई बॉन्ड खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 3 देना है, 3000 डोनेशन देना है, तो आप उसके लिए 1-1 हज़ार के 3 बॉन्ड खरीदेंगे, 3 बॉन्ड पेपर्स होंगे और जो बंदा डोनेट कर रहा है, एसबीआई के ब्रांच में जाएगा। एसबीआई ब्रांच नॉर्मली क्या करती है कि हर क्वार्टर में, जैसे आपका अप्रैल, मई, जून एक क्वार्टर होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर एक क्वार्टर होता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एक क्वार्टर होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च एक क्वार्टर होता है। तो ये जनरली एसबीआई डिसाइड करती है कि कौन से 10 दिन उस उन्हें खोलना है। सो हर एक क्वार्टर में सिर्फ 10 डेज़ के लिए आपको विंडो मिलेगी। उसी टाइम पे ही आप जाएँगे, इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज़ करेंगे और पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेट करेंगे। अब इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है ना, इसमें डोनेट करने के पहले आपको क्या करना पड़ता है कि आपको अपना केवाईसी कराना पड़ता है। सो बैंक के पास ये रिकॉर्ड रहता है कि आप कौन हैं। केवाईसी आप सबको पता है, सब लोग बैंकिंग सिस्टम को जानते हैं, तो आपको केवाईसी पता है। आधार कार्ड, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड, आपका पैन कार्ड, ये सारे कुछ चीज़ें वो लेते हैं। इंडिविजुअल भी कर सकते हैं और एज़ अ कॉर्पोरेट भी कर सकते हैं। तो सो नॉर्मली क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि जो 10 दिन का विंडो है उस टाइम पे आप जाइए, बॉन्ड परचेज़ कीजिए और पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कीजिए। अब पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं उन्होंने क्या, उनको ये कहा गया कि भई जैसे ही आपके पास डोनेशन आता है, विदिन 15 डेज़ आपको इसको इन कैश कराना है। तो 15 दिन में अगर आपको इसको इन कैश कराना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 15 दिन के बाद 16वाँ दिन जो होगा, अगर आपने उस टाइम तक इसको इन कैश नहीं कराया, तो ये सीधे प्रधानमंत्री रिलीफ़ फंड में चला जाएगा। राइट? और जो कि इट्स काइंड ऑफ लैप्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ की लैप्स हो जाएगा, बट प्रधानमंत्री रिलीफ़ योजना के अंदर ही चला जाएगा। सॉरी, पीएम केयर फंड, नॉट रिलीफ़ योजना, पीएम केयर फंड, एक पीएम केयर फंड है। उस पीएम केयर फंड में ये आपका ये डोनेशन ऑटोमैटिकली वहाँ पर डिपॉज़िट हो जाएगा, राइट? बाय द वे पीएम केयर फंड इज़ नॉट अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, होना चाहिए। बट नहीं है फॉर सम रीज़न, जो भी गवर्नमेंट का रीज़न है, मुझे इसके बारे में तो पता नहीं, सिर्फ़ इतना ही पता है कि ये इसके ऊपर इसमें कितना आपका डोनेशन आया, कहाँ से पैसा आया, कहाँ पैसा गया, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। सो एक चीज़ तो ये हो गया। अच्छा दूसरी चीज़ ये होता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो होते हैं, उसमें जैसे मैंने आपसे कहा एक करेंसी है। ये सिर्फ़ एक पेपर है बट जस्ट लाइक ए करेंसी। आप ये समझ लीजिए कि आपके पास एक पन्ना है, उस पन्ने में लिखा हुआ है कि 1 लाख रुपए जिसके पास भी वो होगा। जैसे आप कोई नोट लेके जाते हैं, ₹10 का नोट,
तो आज मैंने आपसे ₹10 के आपके पास ₹10 का नोट है, मैंने आपसे ₹10 का नोट ले लिया तो वो मेरा हो गया। तो इसी तरीके उसमें किसी नाम तो लिखा नहीं होता है कि ये आपका है या ये मेरा है, ऐसा नाम लिखा नहीं होता किसी भी नोट में। वैसे ही आपका ये बॉन्ड इलेक्टोरल बॉन्ड इसमें किसी का नाम नहीं लिखा होता है। तो अगर मैंने 1 करोड़ का बॉन्ड लिया और मैं सीधे चला गया सपोज़ कीजिए कांग्रेस के पास, तो कांग्रेस वालों का ये बॉन्ड हो जाएगा। मैं अगर मेरे मन में दिमाग में आता है कि नहीं, नहीं कांग्रेस पास नहीं जाता हूँ, मैं बीजेपी के पास जाता हूँ, तो वो बीजेपी का पैसा हो जाएगा, राइट? तो इसमें बेयरर होता है, इट्स लाइक अ बेयरर चेक, यू नो। तो आप इसको एक करेंसी मान के चलिए कि करेंसी है, बस एक फॉर्मेट अलग है बट ये करेंसी जिसके पास भी जाएगा वो बंदा उसको यूज़ कर सकता है। अच्छा, इसमें ये दलील दी गई थी कि जो नाम है, अच्छा, जब कांग्रेस या बीजेपी या किसी पार्टी के पास आता है, तो उनको ये नहीं पता होता है कि ये है किसका। हालाँकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, जो बंदा डोनेट कर रहा है वो जनरली बताएगा भी, बट एज़ पर लॉ, एज़ पर रिकॉर्ड आपका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। वो रिकॉर्ड सिर्फ़ और सिर्फ़ एसबीआई के पास होता है कि किस बंदे ने कितने रुपए का बॉन्ड परचेज़ किया। और उसके बाद फिर आप ऑफ कोर्स जो इलेक्शन कमीशन में जो आपने पैसे जमा किए हैं, उसके बॉन्ड नंबर, एक सीरियल नंबर होगा। वो सीरियल नंबर से आप फर्दर मैच कर सकते हैं, हाँ, किसने किसको पैसे दिए हैं। मतलब बॉन्ड तो मैंने बनवाया है, मेरा नाम है और उस मेरा नाम एक्स है, एक्स के नाम से 234 एक बॉन्ड नंबर बना है। लेट्स से 234 नंबर का बॉन्ड नंबर बना है। अभी जब ये कांग्रेस या बीजेपी किसी पॉलिटिकल पार्टी के जब अकाउंट में जमा होगा, वहाँ पर 234 का रेफ़रेंस होगा, उससे पता चलेगा हाँ, किसने किसको पैसे दिए हैं, राइट? और ये इलेक्शन कमीशन के पास इन्फॉर्मेशन होती है। किसने दिए वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। किसके पास किस बॉन्ड नंबर से कितने पैसे आए हैं, किस पार्टी के पास, ये इलेक्शन कमीशन के पास इन्फॉर्मेशन होती है, राइट? तो अब ये हुआ कि बॉन्ड आपने इसलिए इसको सिक्रेटिव रखा गया, ताकि सपोज़ कीजिए आज आपकी पार्टी है, कल को किसी और की पार्टी की सरकार बनेगी, तो कोई आप उससे कोई पॉलिटिकल वेंडेटा ना निकाल लें कि यार आपने मुझे पैसे नहीं दिए थे, आपने दूसरी पार्टी को पैसे दे दिए थे, जो कि मेरे अपोज़िशन में है, तो मैं आपसे पर्सनली कोई ग्रज निकालूँ। तो ये उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए किया गया था। और प्राइमा फेसी तो सही लग रहा है कि हाँ, सही कर रहे हैं, बट इसमें कुछ लूप होल्स थे। फॉर एग्ज़ाम्पल यू नो गवर्नमेंट ने इसमें जो जो लॉस मेकिंग बिज़नेस यूनिट्स हैं, वही जो कॉर्पोरेट है जो लॉस कर रहा है, वो भी डोनेट कर रहा है। तो वो तो अलाउ नहीं करना चाहिए आइडियली। भई आप ऑलरेडी लॉस मेकिंग हो, उसके बाद भी आप डोनेट कर रहे हो, तो सेंस नहीं बनता, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको भी ओपन करके रखा था। तो ये एक पॉइंट आया था कि गवर्नमेंट फ़ेवर करना चाह रही है। दूसरी बात ये है कि अ अब मैंने आपको पीएम केयर फंड के बारे में बताया ही था कि वो भी एक ओपेक सिस्टम है, जहाँ पर पता नहीं चलता है कि पैसा आया कहाँ से है और क्या यूसेज हो रहा है उस पैसे का। तो वो हमें पता नहीं चलता है। और इलेक्टोरल बॉन्ड देखिए, जब आपको पता नहीं चलता है, अल्टीमेटली एक बात ये भी आती है कि एज़ अ वोटर आपको ये बात जानने का हक है कि भई कौन बंदा किसको कितना डोनेट कर रहा है। अ, इससे आप क्या इन्फॉर्मेशन या क्या इन्फरेंस निकालेंगे, क्या इसका रिज़ल्ट निकालेंगे, वो आपके ऊपर है, आपके विवेक के ऊपर है। लेकिन आपको जानने का अधिकार है, तो आपको जानना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का एक एक जज एक एक उनका ऑब्ज़र्वेशन है या उनका एक कमेंट है कि भई आपको जानने का अधिकार है, तो सबको पता होना चाहिए कि किसने किसको कितने पैसे दिए। अब गवर्नमेंट एक्चुअली इसी चीज़ को अवॉइड कर रही थी कि पता ना चले किसने किसको पैसे दिए, ताकि कोई पॉलिटिकल वेंडेटा ना हो। ये गवर्नमेंट ने बोला है। अब इसके पीछे रीज़न कुछ और भी हो सकता है, वो मुझे नहीं पता है। बट जनरली इलेक्टोरल बॉन्ड को ऐसे ही पेश किया गया है और इसको एज़ अ रिफॉर्म मेजर लेकर आया गया था। तो मुझे लगता है इंटेंशन गवर्नमेंट का जो था वो सही था। बट उसमें हो सकता है कुछ लूप होल्स हों और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के बाद के सारे बॉन्ड को शायद उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया है। उन्होंने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सो एक पार्लियामेंट का जो पास किया गया लॉ है, उसको उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है। और जब भी आपको पता है कि जब भी आपका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट होता है, तो उसके लिए आपको मिनिमम 5 जजेस की बेंच चाहिए होती है। तो वो 5 जजेस थे जिन्होंने इस पे अपनी ऑब्ज़र्वेशन दिया है और अब उन्होंने पहले अ, स इसको क्या बोलते हैं,
एसबीआई को उन्होंने टाइम दिया था 26 दिन के अंदर कुछ बताने का। फिर फाइनली क्या, गवर्नमेंट उनसे 30 जून तक का टाइम मांग रही थी। गवर्नमेंट की दलील ये थी कि भाई हमने क्या किया है कि हमने बॉन्ड के रिकॉर्ड्स के जो नंबर्स हैं, आप ये समझ लो एक्सेल शीट है, एक साइड नंबर है, एक साइड बंदे का नाम है, एक साइड उसे केवाईसी है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था कि नंबर्स को एक अलग जगह पे स्टोर किया था, नाम को अलग जगह पे स्टोर किया गया था, ठीक है? ताकि किसी भी के पास, बंदे के पास कोई, और अमाउंट को अलग जगह पे स्टोर किया गया था। तो ये किसी भी बंदे के पास किसी भी टाइम पर ये इन्फॉर्मेशन रेडीली अवेलेबल ना हो कि किसने किसको कितना पैसा दिया। तो गवर्नमेंट ने इसको 3 अलग-अलग जगह पे स्टोर किया था। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भई हमें टाइम चाहिए होगा उस चीज़ को उस चीज़ को निकालने के लिए, मैच करके फिर देने के लिए। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने जो जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ हैं, उन्होंने कहा था कि भई मैंने तो आपसे ऐसा कुछ कहा नहीं था कि आप हमें मैच करके दो। बट देन हरीश साल्वे का आप वो आर्गुमेंट्स आप पूरा सुनिए, 48 मिनट्स का लाइव ब्लॉग के अंदर उनका पूरा आर्गुमेंट्स हैं, वो मैंने सुना। उसमें तो हरीश साल्वे बोल रहे थे कि दिस इज़ व्हाट आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम योर जजमेंट, जो आपने पहले जजमेंट दिया था। चंद्रचूड़ जी ने बोला कि भैया हमने तो ऐसा कुछ कहा नहीं था। बट जो दूसरे जज थे उनका एक ऑब्जर्वेशन आया था व्हिच इज़ वेरी स्टिंकिंग कि भई अगर आपको हमने कहा भी था, मान लीजिए, तो आपने 26 दिन में क्या किया? मतलब आपको बताना चाहिए कि भई सपोज़ कीजिए अगर आपको 10,000 डोनेशन मिले हैं टोटल, तो आप 3,000 तक का आपने नाम इकट्ठा कर लिया है। आगे बाकी 7,000 के बचे हुए हैं, उसके लिए आपको टाइम चाहिए। बट आप तो हमें ऐसा बोल रहे हो कि हमें कि अभी आप स्टार्ट करोगे। तो आप स्टार्ट करोगे तो दिस इज़ लाइक अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कि आपने हमारी बात को नहीं मानी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वैसे 2 तरीके के भी होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। तो सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नॉर्मली उस टाइम पे होता है जिस टाइम पर कि आप कोर्ट की कोई ऑर्डर को नहीं मानते हो। ठीक है? तो यहाँ पे सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात आई थी कि भई आपको हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देंगे, आप कल तक की इन्फॉर्मेशन फर्निश कीजिए। कल ऐज़ इन आज 11 है, कल 12 मार्च तक। और उसके 15 मार्च तक उन्होंने कहा है ये इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट में अपलोड हो जाना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अब इसमें ऑफ कोर्स कैट फाइट होगी। 15 मार्च के टाइम पे फिर से सारे न्यूज़ चैनल्स वगैरह इसकी डिटेल निकालेंगे। आपको पता ही होगा कि हाईएस्ट अमाउंट जो है वो बीजेपी के पास आया है, तकरीबन 6,000 करोड़ के आसपास आया है। सेकंड नंबर कांग्रेस का है अराउंड 1100 करोड़, और थर्ड नंबर टीएमसी के पास है, जिसके पास कांग्रेस से शायद 30 करोड़ रुपए कम है, बट स्टिल नियर बाय कांग्रेस के ही है उनके पास, व्हिच इज़ सरप्राइजिंग बाय द वे। एक रीजनल पार्टी जो है वो इतना ज़्यादा डोनेशन लेके आ रही है, विच इज़ अ बिग थिंग। रूलिंग पार्टी हमेशा से ही ज़्यादा डोनेशन लेती है। अगर आप कभी भी 2004 से 2014 का टाइम देख लेंगे, उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी को हाईएस्ट डोनेशन मिले होंगे। मेरे ख्याल से, अगर इसका मेरे पास अभी तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, बट मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने शायद पहले भी कहीं देखा है कि 2009 के आसपास या 2011 के आसपास सबसे ज़्यादा जो डोनेशन आया था उसमें कांग्रेस के पास आया था। हालाँकि कांग्रेस और बीजेपी में बहुत इतना अंतर नहीं था। जैसे अभी तो ऑलमोस्ट 6 टाइम्स का अंतर हो रहा है। एक मतलब 1100 करोड़ रुपए वर्सेस 6,000 करोड़ रुपए, तो ऑलमोस्ट 6 टाइम्स का अंतर हो रहा है। लेकिन मुझे इतना याद है कि इसके पहले कांग्रेस और बीजेपी में 6 गुना का अंतर नहीं था। आई मे बी रॉन्ग, बट दिस इज़ व्हिच इज़ व्हाट आई एम रिमेंबरिंग राइट नाउ। तो शायद 2 गुना, ढाई गुना, 3 गुना, इससे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं था। बट एनीवे आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम अगर होगा तो मैं भी आपको चेक करके बता दूँगा। अच्छा, इसमें एक शर्त और भी थी कि क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन ले सकती है? अ, कोई पार्टी डोनेशन ले सकती है, बट जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, वो बॉन्ड आपका आएगा एक तरीके से कह सकते हैं कि वो उस पार्टी को, जिस जो पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है, नंबर 1, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर पार्टी रजिस्टर होती हैं विद सम सेक्शंस। तो जो पार्टी जो इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड हैं, दैट्स नंबर 1। एंड सेकंड थिंग कि उनके पास कम से कम मिनिमम 1% ऑफ वोट उनको मिले हों लास्ट लोकसभा इलेक्शन में। तो अगर आप देखो, अगर इंडिया में मान लीजिए कि तकरीबन 40-50 करोड़ लोगों के टोटल वोट्स पड़ते हैं, तो आपके पास करीबन 40 लाख वोट आपके पास होने चाहिए। अगर मैं 40 करोड़ वोट मान लूँ कि जितने वोट्स पोल्ड हुए हैं, सपोज़ कीजिए 40 करोड़ हैं, तो आपके पास कम से कम 40 लाख वोट आपके पास होने चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक कंस्ट्रेंट है, कंडीशन है, तभी आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले सकते हो।
इसी तरीके से मेरे ख्याल से आप लोगों ने शायद गौर किया है या नहीं किया है, बट जो लोग आप में से सर्विस प्रोफेशनल होंगे, जो इनकम टैक्स अपनी भरते होंगे, उनके पास एक ऑप्शन उनके जो सीए हैं वो हमेशा देते हैं कि आप इसको हम डोनेशन में दिखा देते हैं और इसको हम टैक्स एग्जेम्पशन ले लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को। तो बाय द वे, बिफोर दैट इलेक्टोरल बॉन्ड में आप जितने भी पैसे देते हैं वो सारा का सारा टैक्स रिबेट है, 100% आपके टैक्सेबल इनकम में माइनस कर दीजिए उसको। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपए है और अगर आपने 2 लाख रुपए का डोनेशन दिया है, तो आप 2 लाख को टैक्सेबल इनकम से माइनस कर दीजिए, 8 लाख कर दीजिए। अब आपका 8 लाख जो है उस पर आपका इनकम टैक्स लगेगा। सो कई लोगों ने इसको कई सीएज हैं जो कि ऐसा भी बोलते हैं कि आप हमें अगर टैक्स बचाना है तो आप एक काम कीजिए, 2 लाख रुपए आप उनको दिखा दीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज को दिखा दीजिए। उसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपका सीए बहुत विश्वसनीय है आपके साथ, वो आप उसको 2 लाख रुपए देते हो, वो 2 लाख रुपए आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को देता है और उनसे कुछ 10% 5% कमीशन वो काट लेते हैं, बाकी वो आपको रिटर्न कर देते हैं। लेकिन सारा काम कैश में होता है। तो ये भी एक लूप होल तो है ही इसका, और ये लूप होल तो मुझे पता है ऐसा होता है। बट अगर आप पहले के हिसाब से देखोगे तो उसमें थोड़ा-सा तरक्की हुई है, थोड़ा-सा बेटर हुआ है। एक तो पहले क्या होता था कि 20,000 रुपए तक आप डोनेशन दे रहे हो, आपका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। तो एक तो डिफ़िकल्टी हो गई ना कि 2,000 रुपए तो अब 2,000 रुपए के नोट गवर्नमेंट वैसे ही बंद कर रही है, कर दिए इनफैक्ट। अब नए नहीं छपेंगे कोई 2,000 के नोट। तो गवर्नमेंट का प्लान ये था कि हम इसको अब 100-100 रुपए के आप नोट तो दोगे नहीं, मतलब कितने ही दे दोगे, आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना कैश मैनेज करना भी। और उसके बाद गवर्नमेंट ने ऐसा ही बोल दिया कि अगर आप कैश विथड्रॉ कर रहे हैं उसकी भी लिमिट कर दी। मतलब गवर्नमेंट दोनों साइड से काम करेगी, कैश भी आपका कम हो जाए और देने वाला काम भी कम हो जाए। तो गवर्नमेंट का प्लान ये था कि हम दोनों साइड से कैश क्रंच करेंगे ताकि कैश डोनेशन बहुत ज़्यादा ना हो और अल्टीमेटली आप थ्रू बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ही आप डोनेशन दे रहे हो, तो एटलीस्ट आपका रिकॉर्ड है। तो आप ये समझ लो कि दिस इज़ अ गुड वे कि एटलीस्ट अगर आपके पास आज डोनेशन आ रहा है, तो आपके पास रिकॉर्ड है कि किसने आपको कितना डोनेशन दिया। अब वो सुप्रीम कोर्ट ने के ऑर्डर से आ रहा हो, अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर नहीं होते, तब भी रिकॉर्ड तो होता ही ना, रिकॉर्ड तो है ही। ये बात अलग है कि वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर नहीं आता है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया है, तो वो रिकॉर्ड तो आपको मिल ही जाएगा ना। तो सिमिलर, लेकिन पहले तो आपको रिकॉर्ड भी नहीं मिल रहा था। तो वो एक स्टेप पॉजिटिव डायरेक्शन में तो है। बट इसके लूप होल्स तो हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक लूप होल्स बताया कि ये लूप होल तो है। तो एक ये था इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। और देखते हैं 15 मार्च को घमासान होगा। अ, एक चीज़ तो यू नो जैसे नॉर्मली एक चीज़ मुझे ये बात लग रही थी, थोड़ा पॉलिटिकल बात बोल देता हूँ। हमेशा हम बोलते हैं ना कि बीजेपी जो है वो इलेक्शन के टाइम पे राम मंदिर बनवा रही है, इलेक्शन टाइम पे सीए करा रही है। ये बात सच है, करा रही है। लेकिन अपोजिशन पार्टीज़ भी इलेक्शन टाइम पे ही इलेक्टोरल बॉन्ड का इश्यू लेकर आए हैं। तो ये एक्चुअली दोनों साइड से ही है। तो आप इसको प्लस माइनस कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो एक ये बात है। अब दूसरी बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की। देखिए अरुण गोयल जी जो हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। सडन है ये न्यूज़, तो मुझे लगा था यार ऐसा क्यों है, मतलब इमीडिएटली पहला जो आपके दिमाग में जो थॉट आएगा वो तो ये आएगा ना कि गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम हो गई क्या इनको, जिसके कारण से ये ऐसा सोच रहे हैं या जिसके कारण से इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। पहला थॉट यही आता है नॉर्मली किसी भी इंसान के लिए। तो हो भी सकता है अभी इन्होंने अपना कोई कारण बताया नहीं है, उन्होंने बोला पर्सनल रीज़न। तो पर्सनल रीज़न मेरे ख्याल से शायद गवर्नमेंट को नया रूल लेके आना पड़ेगा, जहाँ पे गवर्नमेंट बोले कि भाई पर्सनल रीज़न में आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा पर्सनल रीज़न क्या है। आप इलेक्शन कमिश्नर हो, आपके ऊपर पूरी डेमोक्रेसी डिपेंडेंट है। तो आपका रोल एकदम से ऐसा नहीं बोल सकते कि ये आपका इंडिविजुअल रोल है और आप सेक्रेटरी नहीं हो किसी डिपार्टमेंट के कि आपने बोला पर्सनल रीज़न आपने रिटायरमेंट ले लिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल से इसके लिए भी कुछ ना कुछ लॉ बनना चाहिए कि भई आप रिटायरमेंट ले रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी अपफ्रंट अबाउट इट, सेइंग दैट कि हाँ, आई एम टेकिंग द वीआरएस बिकॉज़ ऑफ एक्स, वाई, ज़ी रीज़न्स। और अगर आपको उसको नहीं बताना है, तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट में एक सील्ड एनवेलप के अंदर आप भेज दो आफ्टर रिज़ाइन टू द प्रेसिडेंट, या प्रेसिडेंट के पास भेज दो कि भई मैं इस रीज़न से रिज़ाइन कर रहा हूँ। अब लेट प्रेसिडेंट डिसाइड कि वेदर दैट हैज़ टू बी कम्युनिकेटेड और नॉट, राइट? बट एटलीस्ट उससे थोड़ा ट्रस्ट बनेगा
और उससे हमारी डेमोक्रेसी या इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी जो है हमारी, वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई मुझे लगता है। तो वो एक रीज़न तो है, वो एक ऑब्ज़र्वेशन है मेरा। अच्छा, इसके पहले आपको पता है हमारा जो इलेक्शन कमीशन कमीशन है, वो 3 मेंबर बॉडी है। सो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो अभी हैं फॉर्च्यूनेटली, उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया है। राजीव कुमार जी हैं, तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि यार अरुण गोयल जी ने मतलब इतना बड़ा इलेक्शन आने वाला है, वो पब्लिक अपीयरेंसेस भी करते रहे हैं। सडनली उन्होंने बोल दिया नहीं मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो फिशी है। या तो बहुत ही टेम्परामेंटल हैं वो, थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, या फिर आई डोंट नो, मतलब नॉट सेइंग कि गलती उनके साइड से है, बट आई एम सेइंग कि एक टेम्परामेंटल डिसीजन है ना ये, कि गवर्नमेंट शायद नेक्स्ट ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बंदा बहुत टेम्परामेंटल ना हो, कि मैं वीआरएस ले रहा हूँ, जब वीआरएस ले लेता हूँ या फिर मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँ, कोई रूल्स तो होना चाहिए जिसके थ्रू इनको प्ले करना पड़ेगा, अदरवाइज तो ऐसे बड़ा चैलेंज हो जाएगा। क्योंकि आप बंदे के इंडिपेंडेंस भी नहीं छीन सकते हो, लेकिन एट द सेम टाइम जो बंदा जिस कुर्सी पर बैठा है, उस कुर्सी की भी गरिमा है, उस कुर्सी का भी कुछ दायित्व है जिसको कि आपको निभाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ बैलेंसिंग एक्ट यहाँ पे करना पड़ेगा, जिससे आपकी इंडिविजुअलिटी भी रही आए और आपका जो जो पद है, जो चेयर है, जो इंस्टीट्यूशन है, उसको भी, उसकी साख को भी धक्का ना लगे। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है मुझे लगता है, जो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। जो अरुण गोयल जी हैं, इन्होंने पहले भी इस्तीफ़ा दिया है। और इनफैक्ट अगर आपने शायद फॉलो किया हो, 2022 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। और ये क्या थे, पहले मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ में बेसिकली आईएएस कैडर के, पंजाब कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कई साल से अलग अलग पदों पे काम किया है। दिल्ली में भी रहे हैं, डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी रहे हैं। उसके बाद और भी कुछ कुछ डिपार्टमेंट में रहे हैं। जो उनका फाइनल डिपार्टमेंट था जिसके बाद वो इलेक्शन कमीशन बने हैं, वो था सेक्रेटरी ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़। तो उसके अंडर पे काम कर रहे थे और इनका काम काफ़ी अच्छा था एक्चुअली। इनकी क्वालिफ़िकेशन भी अच्छी है, पढ़ने में काफ़ी अव्वल रहे हैं, इनकी वेबसाइट है। तो इनका काफ़ी अच्छा रहा है, बट इनका अ, जो इन्होंने क्या किया था कि एज़ अ सेक्रेटरी जब थे, तो इन्होंने पीएलआई स्कीम काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने इसको एफिशिएंटली मैनेज किया था, लॉन्च किया था। पीएलआई स्कीम आपको पता है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जिसमें गवर्नमेंट ने अपने एक बजट आउटले दिखाया किया था, शायद इनिशियली 24,000 करोड़ के आसपास उन्होंने, गवर्नमेंट ने कुछ किया था, बाद में उसको बढ़ा दिया था। आइडिया ये था कि अगर आप इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया था कि अलग अलग सेक्टर्स को डिमार्केट कर दिया था, आइडेंटिफाई कर दिया था। फॉर एग्जांपल सोलर पीवी सेक्टर है, या आपका चिप, या चिप सेक्टर, चिप जिस सेक्टर में बनता है, उस सेक्टर को गवर्नमेंट ने पीएलआई के अंदर लेकर आए थे। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप इन 6-7 कैटेगरीज में अगर आप अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करना चाहते हैं, तो उसमें आपको कुछ टैक्स रिबेट मिलेगी, कुछ लीज़ आपको कुछ कम मिलेगा। सो गवर्नमेंट ने आपको कुछ कुछ बेनिफिट दिए थे, ताकि आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़े। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंसेंटिवाइज़ हों कि अपना स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें। तो एक चिप मैन्युफैक्चरिंग भी था, सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग भी है। तो ऐसे और भी कुछ सेक्टर्स हैं। तो इसको उन्होंने ऑटोमोबाइल भी है, और इनफैक्ट इन्होंने ऑटोमोबाइल में ही बहुत अच्छा पीएलआई का स्कीम लॉन्च किया था। और देखिए, सेक्रेटरीज जो होते हैं ना, उनका एक बहुत बड़ा काम होता है कि आप कितना फंड रेज़ कर रहे हैं। तो सपोज़ कीजिए गवर्नमेंट ने अगर बोला है कि भई हम 40,000 करोड़ का हम, या एक्स थाउज़ेंड करोड़ का हम बजट दे रहे हैं, तो इनका काम ये होता है कि भई ये एक्स थाउज़ेंड करोड़ तो गवर्नमेंट दे रही है, साथ ही साथ आपको उसके अगेंस्ट में आपको इन्वेस्टमेंट भी लेकर आना है, राइट? तो हर गवर्नमेंट को क्या होता है कि अब मोदी गवर्नमेंट है, तो सबको टारगेट दे देते हैं कि भई तुम्हारा काम इतना, इतना, इतना है। शायद पहले भी देते होंगे, बट अभी का मुझे पता है। तो टारगेट मिल जाते हैं इनको कि भई आपके पास इतना है कि आपको इतना पैसा लेके आना है। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा किया था, शायद इनका टारगेट था 46,000 करोड़ रुपीज़ इन ऑटोमोबाइल सेक्टर, और इन्होंने उससे ज़्यादा लेकर आए थे, राइट? समवेयर अराउंड 50-60,000 करोड़ के आसपास लेकर आए थे। तो वो एक मेरे ख्याल से इनके इनके साथ काफ़ी प्लस पॉइंट था। तो इनका काम तो अच्छा था। और लेकिन मैंने आपसे कहा टेम्परामेंटल हैं थोड़े-से ये, तो इन्होंने 2022 में भी रिटायरमेंट ले लिया था।
बोला कि हम सेक्रेटरी से अब मैं रिटायर हो रहा हूँ। अब इन्होंने ये सेक्रेटरी से रिटायर हुए और विदिन 24 आवर्स इनको इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया। अच्छा, नॉर्मली एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, अगर आपको इलेक्शन कमिश्नर बनना है, किसी भी बंदे को इलेक्शन कमिश्नर बनना है, तो ही कैन नॉट बी अ पर्सन लेस देन द रैंकिंग ऑफ अ सेक्रेटरी इन अ मिनिस्ट्री, राइट? तो ऐसा नहीं कि एडिशनल कोई सेक्रेटरी है उसको आप इलेक्शन कमिश्नर बना दो, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी रैंक कम से कम सेक्रेटरी या उसके इक्विवेलेंट ही होनी चाहिए, तभी आप इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हो। तो ये सेक्रेटरी थे उस टाइम पर मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज़ के, तो इनको इन्होंने बना दिया 24 घंटे के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट आग बबूला हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये क्या मज़ाक लगा रखा है, क्यों वो 24 घंटे के अंदर कैसे बना दिया? बट उस टाइम पर भी जो एडीआर है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड में के बारे में क्वेश्चन रेज़ किया है, उसको प्रशांत भूषण उसका केस लड़ रहे हैं एडीआर केस की तरफ से। तो उस टाइम पर भी प्रशांत भूषण एडीआर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बोला कि भाई देखिए 24 घंटे के अंदर उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को बना दिया है, तो आप देख लीजिए, दिस इज़ नॉट समथिंग व्हिच इज़ एज़ पर द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही गवर्नमेंट से पूछा था कि भाई ये क्या मज़ाक बना रखा है, 24 घंटे के अंदर आपने आपने कैसे बना दिया किसी को? बट एनीवे गवर्नमेंट के पास सुप्रीम कोर्ट बोल तो सकता था, ऑब्जर्वेशन दे सकता था, बट ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि नहीं बना सकते। तो सुप्रीम कोर्ट को अल्टीमेटली अपना ऑब्जर्वेशन देके सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस इनके अपॉइंटमेंट को, अरुण गोयल के अपॉइंटमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बताया था। बस इतना ही कहा था गवर्नमेंट को कि भाई इतनी 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 हड़बड़ी क्या थी? व्हाई दिस टीयरिंग हरी, ये वर्ड यूज़ किया था, टीयरिंग हरी, सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पर। तो एनीवे वो बात हो गई। तो मैं आपसे बोल रहा था इन्होंने पहले रिज़ाइन किया हुआ है। वीआरएस इन्होंने पहले ले लिया था और इधर फिर ले लिया वीआरएस। तो वो एक टेम्परामेंटल हैं, तो मेरे ख्याल से इसको सोचना चाहिए गवर्नमेंट को कि ऐसे बंदों को ना बनाया जाए। बाय द वे आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जो इलेक्शन कमीशन होते हैं ना, देखिए इनफैक्ट अगर आपको पता है, सॉरी, जिस टाइम पे इनको इनफैक्ट उसके बाद एक और डेवलपमेंट हुई थी, लास्ट ईयर की बात है शायद, मार्च की बात है, इसी इसी महीने की बात है, बट लास्ट ईयर उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना ऑब्जर्वेशन दे दिया था कि भाई अब ऐसा है कि जो इलेक्शन कमीशन होंगे उसके लिए आपको एक 3 मेंबर कमेटी बनानी पड़ेगी और उसमें सीजीआई भी बैठेंगे, मतलब एक प्रधानमंत्री बैठेंगे, एक लीडर ऑफ अपोजिशन बैठेंगे और एक सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बैठेंगे और वही डिसाइड करेंगे। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है ना, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ तो उसमें आर्टिकल 324 है जो कि इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करता है। और आर्टिकल 324 क्या करता है कि बोलता है कि प्रेसिडेंट विल अपॉइंट अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, एंड सच अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एज डिफाइंड बाय द पार्लियामेंट। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने तो इनिशियली अगर आप देखोगे ना तो 1989 तक ये सिंगल मेंबर कमेटी हुआ करती थी, मतलब सिर्फ इंडिया में सिर्फ और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे। तो आप ज़रा सोचो ये थोड़ा-सा थोड़ा-सा आयरनिकल है कि भई चीफ कैसे हो सकते हो इलेक्शन कमिश्नर, जब कोई नहीं तो चीफ कहाँ से हो गए? तो आप तो इलेक्शन कमिश्नर ही हो एक तरीके से। बट उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही बोला जाता था, राइट? तो आप ये चीज़ सोचो कि अ, जब तक ये कोई बॉडी नहीं होगी, भई एक से ज़्यादा लोग होंगे तभी तो उनमें से कोई एक चीफ होगा। अगर कोई चीफ है ही नहीं, अगर बॉडी ही नहीं है तो आप चीफ कैसे? राइट? तो वो उस मामले से अगर आप देखोगे, जैसे चीफ सेक्रेटरीज़ होते हैं स्टेट गवर्नमेंट में, तो सेक्रेटरीज़ होते हैं ना सारे के सारे बाकी, तो उनमें से एक चीफ सेक्रेटरी होता है व्हिच हू इज़ और उनके लिए बोला जाता है देयर इज़ अ लैटिन वर्ड फॉर दैट, बट ही इज़ फर्स्ट अमंग इक्वल्स, यू नो, फर्स्ट अमंग इक्वल्स, तो इक्वल्स में फर्स्ट है वो। तो एटलीस्ट इक्वालिटी का कोई कंपैरिज़न है। बट यहाँ पर तो एक सिंगल मेंबर बंदा, वो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो बड़ा ही इट वाज़ लाइक वेरी बहुत विरोधाभास था उसके अंदर। तो 89-90 के आसपास की बात है, उस टाइम पर पहली बार गवर्नमेंट ने 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट कर दिया और तब से हम मतलब ये बहुत रिसेंट की बात है, इट्स नॉट वेरी ओल्ड बात कि बहुत पहले से 3 मेंबर बॉडी हो रही है। ये ऑलमोस्ट अभी रिसेंटली है, एज़ इन 80s या 90s की बात ही है ना, 89-90 के आसपास की बात है। उसके बाद 91 में गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस लेकर आए, सॉरी एक ऑर्डिनेंस पे बिल लेकर आए थे,
बिल लेकर आई गवर्नमेंट। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने फाइनली इसको बोला कि हम 3 मेंबर बॉडी होगी और प्रेसिडेंट इसको हटाएँगे या प्रेसिडेंट ही इसको अपॉइंट करेंगे। और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आप उसी तरीके से हटा सकते हो जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हो, राइट? जो प्रोसीजर जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का होता है, जिसको इम्पीचमेंट बोलते हैं, वही तरीका आपका है कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाओगे आप। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट चला आ रहा था, ये तो इसको आप हटा नहीं सकते, चेंज कर नहीं सकते हो। तो अभी क्या हुआ लास्ट 2022 में जब ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली मार्च 2023 में, सॉरी, तो 2022 में पहला सुप्रीम कोर्ट का कमेंट आया कि भाई आपने अरुण गोयल को इतनी जल्दी क्यों बना दिया। और उसके कुछ महीने के बाद ही मार्च में, शायद 6-8 महीने के बाद मार्च में 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई अब ऐसा है कि अब एक 3 मेंबर कमेटी डिसाइड करेगी चीफ इलेक्शन जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड उनके इलेक्शन कमिश्नर, और उसमें हम भी मेंबर होंगे। मतलब सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेंबर होगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मेंबर होगा और लीडर ऑफ अपोजिशन मेंबर होगा। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट का ओवर रीच है। यू नो देखिए, एक बात तो आप समझ लीजिए कि हर एक जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो गया या एग्जीक्यूटिव हो गया, ये सब लोग चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पावर लेना। तो सुप्रीम कोर्ट को लगा यहाँ पे एक मौका है पावर लेने का, तो पावर ले सकते हैं। बट मेरा थोड़ा सा अलग मानना है यहाँ पर। मैं नहीं चाहता कि सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस होना चाहिए। एनीवे, तो गवर्नमेंट ने अभी क्या किया कि गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। और जो सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग आई थी, गवर्नमेंट ने एक नया बिल लगा दिया पार्लियामेंट में कि भाई ऐसा है कि हम आप तो नहीं रहोगे, आपको हम ड्रॉप कर रहे हैं, हम 3 मेंबर की बात आपकी मान रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और 1 मोर मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो जो प्राइम मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं या कैबिनेट मिनिस्टर्स में से प्राइम मिनिस्टर एक बंदे को अपॉइंट करेगा। अब मैं ये श्योर नहीं हूँ कैबिनेट मिनिस्टर ही करेगा या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से भी कर सकता है, बट ईदर वे प्राइम मिनिस्टर एक बंदे को और अपॉइंट करेगा, एक जो कि मिनिस्टर ही होगा उसको अपॉइंट करेगा। तो नाउ 3 मेंबर कमिटी, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड member who is a minister in prime minister's cabinet, in prime minister's council of ministers and leader of opposition। तो अब देखा है तो उसमें 2/3 मेजोरिटी तो गवर्नमेंट की हो जाएगी। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल यहाँ पे भी रहेगा कि चीफ इलेक्शन कमीशन कौन होगा। अब नॉर्मली इसका प्रोसेस ये होता है कि जो एक कमेटी होती है, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी जो हैं उसको हेड करते हैं, और उन लोग 4-5 नाम या 5 या 6 नाम ऐसे कुछ नाम प्राइम मिनिस्टर को देते हैं। और उसके बाद फिर जो 3 लोग बैठेंगे ये डिसाइड करेंगे हाँ भाई ये बंदा इलेक्शन कमिश्नर होगा या चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। अच्छा, गवर्नमेंट ने एक चीज़ और भी अच्छी की है इसमें, जो लॉ लेकर आए थे, उस लॉ में गवर्नमेंट ने ये कहा था कि भाई इलेक्शन कमिश्नर जो है ना, अच्छा पहले क्या होता था कि जो इलेक्शन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन कि इलेक्शन कमिश्नर्स कैन बी रिमूव्ड। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इम्पीचमेंट के थ्रू, या जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो जज को आप हटाते हो वही तरीके से आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा सकते हो। और जो इलेक्शन कमिश्नर है दोज कैन बी रिमूव्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, राइट? ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ये चीज़ थोड़ा गलत है। तो क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, दो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो इनमें कोई ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा बड़ा है। यहाँ भी इट्स लाइक फर्स्ट अमंग इक्वल्स, नथिंग मोर, कि कोई ज़्यादा बड़ा है या कोई छोटा है, ऐसा नहीं है, बड़ा ही है। तीनों की पोजीशन सेम है। इट्स जस्ट दैट चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज़ फर्स्ट अमंग इक्वल्स। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आप जजेस के रिमूवल प्रोसेस से इक्वेट करके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो हम इलेक्शन कमीशन को चीफ इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन पे क्यों हटाएं? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम एक काम करते हैं, हम बोलेंगे द इलेक्शन कमिश्नर विल ऑल्सो बी रिमूव्ड एज per the provision mentioned in the constitution, which is removal of judges के प्रोसेस से ही आप रिमूव करोगे इलेक्शन कमिश्नर को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो कॉन्सेप्ट ये हो गया कि गवर्नमेंट ने बोला भाई ठीक है आप रिकमेंड करो, तो मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर हूँ, मैंने किसी को रिकमेंड किया हाँ भाई इनको हटना चाहिए।
अब गवर्नमेंट क्या करेगी, जैसे जजेस को हटाती है वैसा उनके साथ प्रोसेस करेगी। अगर गवर्नमेंट उनको हटा पाई, इम्पीच कर पाई तो ठीक है, इम्पीच नहीं कर पाई तो वापस इलेक्शन कमिश्नर बने रहेंगे। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो रिकमेंडेशन है वो प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए है, रिमूवल के लिए नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप लोगों को जानना चाहिए। तो अभी देखते हैं इलेक्शन कमिश्नर अभी मेरे ख्याल से 15 मार्च को फिर से प्राइम मिनिस्टर्स मीटिंग ले रहे हैं जिसमें डिसाइड करेंगे, क्योंकि अभी तो एक ही इलेक्शन कमिश्नर है। देखो कल को नॉर्मली क्या होता है कि सपोज़ कीजिए कि किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कोई आचार संहिता तोड़ दी या डिस्प्यूट हो गया कि भाई सपोज़ कीजिए कि किसी एक पॉलिटिकल लीडर ने कोई इन्फ्लेमेटरी भाषण दे दिया या फिर कुछ गलत भाषण बोल दे दिया। अब उसमें क्या होता है कि 3 जो मेंबर बैठते हैं ये डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई ये कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट है या नहीं है। तब उसमें ऐसा हो सकता है कि एक बंदा बोले नहीं है और 2 बंदे बोले है। तो उसमें जो मेजॉरिटी वोट है उसके कारण मान लिया जाए कि हाँ है। अब कोई बंदा बोले 2 बंदे बोल रहे नहीं है और 1 बंदा बोले है, तो वहाँ पे मेजॉरिटी वोट के हिसाब से मान लिया जाए कि भाई कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं है। तो अब यहाँ पे एक ही बंदा है इलेक्शन कमिश्नर, तो वो भी प्रॉब्लमैटिक है और इतना बड़ा इलेक्शन होने वाला है। हालाँकि इस बार शायद इलेक्शन कमिश्नर ने ऐसा कुछ बोला है कि हम पिछली बार शायद 6 या 7 फ़ेज़ में इलेक्शन हुए थे। इस बार शायद इतने फ़ेज़ नहीं होंगे। तो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। आपके उतने कम रिसोर्सेज़ लगेंगे, उतना कम टाइम लगेगा। और मेरे ख़्याल से ये एक तरीके से गवर्नमेंट, दिस इज़ अ काइंड ऑफ पैट ऑन द बैक ऑफ द गवर्नमेंट कि आपने मोर और लेस लॉ एंड ऑर्डर देश में सँभाल के रखी है। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस नहीं हैं और हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जल्दी करा सकते हैं। तो दिस इज़ द पैट ऑन द बैक ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एज़ वेल एज़ सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ। एक्सक्यूज़ मी। तो ये एक देखते हैं 15 मार्च को क्या होता है। मेरे ख़्याल से पीएम ने किसी को अपॉइंट तो कर दिया है मिनिस्टर्स को कि वो मिनिस्टर्स कौन होंगे जो कि जो थर्ड मेंबर होंगे कमिटी के। मेरे ख्याल से अर्जुन मेघवाल या समथिंग ऐसा, आई एम नॉट टू श्योर, बट उनमें से एक ऑलरेडी अपॉइंट हो गए, तो 3 लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो 15 मार्च को 2-3 धमाके होने वाले हैं। एक धमाका तो ये होने वाला है कि इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन डिसाइड होने वाले हैं। अच्छा, दोनों इलेक्शन कमीशन डिसाइड होने वाले हैं। बाय द वे इस समय मैं एक इसलिए बोल रहा हूँ राजीव कुमार जी अकेले बचे हैं, क्योंकि इसके पहले एक और बंदे थे, उनका नाम था अरूप चंद्र पांडे। वो रिटायर हो चुके हैं एक्चुअली, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। तो 65 ईयर्स तक का होता है इनका कार्यकाल मैक्सिमम। तो 65 और उनको गवर्नमेंट ने कोई एक्सटेंशन नहीं दिया, तो उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। अब वो 65 ईयर्स के हुए हैं या नहीं हुए, रिटायर हो गए हैं या नहीं हुए, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो इलेक्शन कमिश्नर से हट चुके हैं। ये अरूप चंद्र पांडे। तो इसलिए ऑलरेडी 2 थे, अब इन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया, अरुण गोयल ने रिज़ाइन कर दिया, तो अब एक बचा है राजीव कुमार जी। तो ये एक बात है। सो 15 मार्च को देखते हैं, एक तो आपका इलेक्टोरल बॉन्ड वाला आएगा और दूसरा इलेक्शन कमिश्नर वाला आएगा। और सीए में भी ऐसा प्रोग्रेस हो रहा है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। तो जो भी होगी, अगर मुझे लगेगा कि यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन है जो कि आपके साथ करना चाहिए, तो मैं ज़रूर करूँगा। अ, एक बात तो एक मैं आपको बताऊँ, एक अच्छी न्यूज़ भी आई है इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस थिंग। अच्छी न्यूज़ ये है कि अ, एक है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। सो यूरोप में क्या है ना, फ्री ट्रेड एसोसिएशन में पहले पूरा यूरोप था, 32 कंट्रीज़ जो हैं यूरोप में, लेकिन धीरे-धीरे करके सबके अपने अलग-अलग यूरोप जो फ्री ट्रेड है, वो फॉर्मेट पूरा चेंज करता रह गया। तो जो ईएफटीए करके जो एसोसिएशन है, उसमें सिर्फ़ 4 मेंबर बचे हैं अब। एक है नॉर्वे, एक है लिechtenstein, डिफ़िकल्ट है प्रोनाउंस करना, आप देख लेना, बट आप समझ गए मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। इट्स अ वेरी टाइनी कंट्री बट वेरी रिच कंट्री। देन स्विट्ज़रलैंड एंड आइसलैंड, ये 4 कंट्रीज़ बचे हैं। इन 4 कंट्रीज़ ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसके थ्रू इनको भारत की पूरी मार्केट की एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी। मतलब 140 करोड़ का मार्केट अब इन 4 देशों के लिए फ्रीली ओपन हो गया है। तो आपको स्विस चॉकलेट्स सस्ती मिलेंगी, स्विस नाइफ़ सस्ती मिलेगी, स्विस वॉचेस सस्ती मिलेंगी। और नॉर्वे का तो ख़ैर ज़्यादातर ऑयल और एनर्जी सप्लाई है, तो आपको टेक्नोलॉजी सस्ती मिल सकती है वहाँ से फॉर श्योर।
लेकिन ऐसा नहीं कि इंडिया ने अपना मार्केट का एक्सेस दिया है, लेकिन इंडिया ने भी बार्गेन अच्छा कर लिया है। नरेंद्र मोदी बार्गेन तो बढ़िया कर लेते हैं और साथ-साथ उनके मिनिस्ट्री बार्गेन अच्छा कर लेते हैं। तो अभी बार्गेन में ये हुआ है कि भई आप हमारा मार्केट लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप सामान बेचो यहाँ पर, हम इंडियंस खरीदेंगे, लेकिन आपको टोटल $6 बिलियन से ज़्यादा 6.33 कह सकते हो, 6.67 6.6 साढ़े $6 बिलियन मान लीजिए। $6.5 बिलियन आपको हर साल ऑन एन एवरेज अगले 15 साल तक इंडिया में इन्वेस्ट करने हैं। तो एक तरफ हमने आपको अपनी मार्केट की एक्सेसिबिलिटी दे दिया कि हमारी मार्केट आपकी है, आप अपना सामान बेचो, और दूसरी तरफ हमने कहा कि भई आपको $100 बिलियन 15 साल के अंदर इंडिया में इन्वेस्ट करने हैं। तो एक अच्छी नेगोशिएशन हुई है और मुझे लगता है इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। इंडिया यूके का जो फ्री ट्रेड है वो मुझे पता नहीं कि वो किस स्टेज पर पहुँचा है, बिकॉज़ ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है और अभी मैं लंदन में हूँ। और जो न्यूज़ मुझे मिल रही है यहाँ से कि यहाँ की कंज़र्वेटिव पार्टी और इसमें जो अपोज़िशन पार्टी इज़ वेरी मच इन फ़ेवर ऑफ दिस यूके एग्रीमेंट, यूके इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। लेकिन और जो करंट पार्टी वो भी ऋषि सुनक की पार्टी वो भी फ़ेवर में है। लेकिन कहीं पेच फँसा हुआ है इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन या फिर नंबर ऑफ इंडियंस हू कैन अप्लाई फॉर वीज़ा एंड ऑल, तो वहाँ पे कुछ पेच फँसा हुआ है। उसके कारण से ये अभी बात नहीं हो पा रही, लेकिन दोनों ही पार्टीज़ में दे आर कॉम्पीटिंग टू गेट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया एज़ सून एज़ पॉसिबल। तो ये भी उनका पोल ब्लैंक है जिसमें वो बात बोल रहे हैं इस चीज़ को। तो अगर वो हो जाएगा तो अच्छी बात है। बट अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो अभी तक का पहला वेस्टर्न फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया का ईएफटीए के थ्रू ही हुआ है। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है, बट ऑस्ट्रेलिया टिपिकली इज़ नॉट अ वेस्टर्न कंट्री। वो तो एपैक रीजन है, एशिया पैसिफिक है। बट जो वेस्टर्न कंट्री में बात करेंगे तो यही यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो है, यही पहली कंट्री है, पहला ग्रुप है, पहला वेस्टर्न ग्रुप है जिसके साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। और अगर यूके होता है तो यूके विल बी सेकंड। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है। बाकी देखिए आने वाले टाइम में बहुत गर्म होने वाला है पॉलिटिक्स, सभी कुछ यू नो बट ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट है या फिर आपका जो इलेक्शन कमिश्नर वाला कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में गवर्नमेंट विल बी इन पुअर लाइट। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड में जो पैसे आए हैं वो सभी पार्टीज ने रिसीव किए हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेडी हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो। तो बीजेपी तो ऑलरेडी चैलेंज कर ही रही है कि भई आप अपना नाम डिस्क्लोज़ कर दीजिए। अगर आपको हम नाम से पूरी स्कीम से दिक्कत है तो जितने पैसा आपको मिले आप वही डिस्क्लोज़ कर दीजिए। एटलीस्ट आपके पास एक मुद्दा रहेगा कि हाँ, भई देखो हमने डिस्क्लोज़ कर दिया, अब आप बताओ। तो वो भी डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं। तो एक बहुत ही अजीब-सी बात हो रखी है कि अ, बीजेपी समहाउ कैन गेट अवे विद लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज़ कांग्रेस या अपोज़िशन में ने इतनी में भी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सिर्फ़ बोल सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, यू नो। तो ये एक अजीब-सी स्थिति है। बाकी बीजेपी के अगेंस्ट जो अपोज़िशन नॉर्मली बात बोलते हैं, अपार्ट फ्रॉम सोशल फैब्रिक को बिगाड़ना, सेकुलरिज़्म और वर्सेस हिंदुत्व एंड ऑल, वो तो एक बीजेपी के साथ एक टैग हमेशा जुड़ा रहा है। तो उसको अगर मैं डिस्काउंट भी कर दूँ अभी, तो नॉर्मली अभी वो 3-4 चीज़ों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, महँगाई, बेरोज़गारी, सो इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद बोल रहे हैं कि आप 370 सीट जीतने के लिए किसी को भी अपने साथ लेके आ रहे हो। लाइक अशोक चौहान को साथ में लेकर आ गए हो, अजित पवार को साथ में लेकर आ गए हो। तो मतलब आप करप्शन के साथ तो आप एक तरीके से उसके साथ नहीं खड़े हो, आप उसको इतने स्ट्रांगली अपोज़ नहीं कर रहे हो जितना कि आप क्लेम करते हो। तो ये और प्लस अब उसमें 2 और ऐड हो जाएँगे, इलेक्टोरल बॉन्ड भी ऐड हो जाएगा। सीएए ऐड हो चुका है, हालाँकि सीएए में बहुत ज़्यादा कुछ वो माइलेज ले नहीं पाएँगे। लेकिन स इलेक्टोरल बॉन्ड और इलेक्शन कमीशन के बारे में प्लान ज़रूर करेंगे। शुरुआत उन्होंने कर दी है, बट इलेक्शन कमिश्नर को मैं आपको एक चीज़ बता दूँ जो कि सोर्सेज़ बता रहे हैं, जैसा मैंने पढ़ा है, सुना है कि देयर वाज़ सम डिसएग्रीमेंट बिटवीन
चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार एंड अरुण गोयल। तो इट इज़ नथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट ने कोई प्रेशर डाला, गवर्नमेंट ने कुछ आपको अलग तरीके से आर्बिट्रेरी तरीके से कुछ गवर्नमेंट ने आपको बोला कि आप ऐसा करो एंड आप यू डिड नॉट बज सो यू थॉट कि मैं बेटर टू रिज़ाइन, ऐसा नहीं है। चांसेस के बहुत कम ही हैं कि ऐसा कुछ होगा, हो भी सकता है बट पता नहीं मुझे। जब तक कि अरुण गोयल खुद ना बोलें कि हाँ भाई मैं इस कारण रिज़ाइन किया है। तो एक कोशिश भी कर रहे हैं कि ऐसा कुछ उनको मुद्दा मिल जाए, तो ये मुद्दा बनेगा। बाय द वे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक पता नहीं इस बात में बहुत कम लोगों का नोटिस गया है, शक्तिकांत दास जो हैं, जो कि पहले ही वाज़ फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी, जिनको गवर्नमेंट ने आरबीआई का चेयरमैन बनाया है। तो पहले आपके आरबीआई के चेयरमैन जो थे रघुराम राजन थे, जब गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट आई थी। रघुराम राजन 2-3 साल तक रहे, तो नोटबंदी के टाइम तक तो डिमोनेटाइजेशन तक तो वही थे। उसके बाद फिर उर्जित पटेल आए थे, उसके बाद उर्जित पटेल ने रिज़ाइन किया, उसके बाद फिर शक्तिकांत दास आया। शक्तिकांत दास इज़ वन ऑफ द वन ऑफ दोज़ गाइज़, मुझे ऐसा मेरा पर्सनल रीडिंग है, जिन्होंने इंडियन इकोनॉमी के लिए अमेज़िंग रिज़ल्ट्स दिए हैं। कोविड जैसे टाइम पे इन्फ्लेशन को आप देख लीजिए, आप अपना मॉनेटरी पॉलिसीज़ को देख लीजिए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को देख लीजिए। शक्तिकांत दास हैज़ बीन अ फैंटास्टिक चॉइस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जिस टाइम पे इनको फाइनेंस सेक्रेटरी से जब आरबीआई का गवर्नर बना के भेजा गया था, तो मुझे लग रहा था क्यों बना रहा है, क्यों नहीं सम अदर पर्सन। बट मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे अभी, हालाँकि डॉलर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, मतलब ऑलरेडी पहले से हाई है। बट पिछले 1 डेढ़ साल में अगर आप देखोगे ना, तो बाकी सब लोगों के अंदर डॉलर का बहुत ज़्यादा आई वुड से डॉलर वर्सेस उनकी करेंसी में बहुत ज़्यादा स्विंग्स हो रहे हैं। इंडिया वर्सेस रुपीज़ वर्सेस डॉलर में उतने स्विंग नहीं हो रहे हैं, तो इट्स वेरी स्टेबल करेंसी। इनफैक्ट सो मच सो कि आईएमएफ ने बीच में बोल भी दिया था कि आप टेम्परिंग करो, मैनिपुलेट कर रहे हो एंड ऑल। क्यों आपकी करेंसी इतनी नहीं बढ़ रही, बाकी लोग इतनी कैसे बढ़ रही है एंड ऑल। बट देन शक्तिकांत दास ने उसका प्रॉपर रिबट भी किया था कि भाई हमारी करेंसी क्यों नहीं बढ़ रही है और हमने क्या क्या मेजर्स लिए हैं, और उन्हें प्रॉपर आईएमएफ के फ्रेमवर्क के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसका उन्होंने रिबटल किया था, विच आईएमएफ कुड नॉट कॉन्टेस्ट रीकॉन्टेस्ट। तो मेरे ख्याल से वो एक कन्विंसिंग आर्गूमेंट था। उसके बारे में आपको फिर कभी अगर मौका लगेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आरबीआई ने क्या किया है। बट मुझे लगता है कि शक्तिकांत दास इज़ वन ऑफ द लेसर नोन ब्यूरोक्रेट हु इज़ डूइंग एन अमेजिंग वर्क आरबीआई का, और उनके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। बट गवर्नमेंट की वो जो चॉइस थी सेक्रेटरी को आरबीआई का गवर्नर बनाना, वो दैट वाज एन अमेजिंग चॉइस। इसके पहले नॉर्मली क्या होता है कि थर्ड गवर्नर जो बनते थे वो आपको ज़रूरी नहीं कि आपके सेक्रेटरी होने चाहिए, आईएएस होने चाहिए, या गवर्नमेंट या कोई ब्यूरोक्रेट होने चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था। ऐसा कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है। रघुराम राजन वाज नेवर अ ब्यूरोक्रेट बट ही स्टिल वाज वाज अपॉइंटेड एंड बट शक्तिकांत दास को गवर्नमेंट ने बनाया, तो उन्होंने, और प्लस आरबीआई एंड गवर्नर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनका इक्वेशन बहुत अच्छे चल रहा है। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। नहीं तो ऐसा होता था कि आरबीआई बोलेगा कि हम लिक्विडिटी को कम कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट बोलेगा इंटरेस्ट रेट कम करो। तो ये बड़ा ज़रूरी चीज़ था कि गवर्नमेंट ऑफ द डे एंड आरबीआई दे शुड वर्क इन टैंडम rather than in rather than competing against each other, they should be collaborating with each other। मेरे ख्याल से शक्तिकांत दास और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बड़ा अच्छा कोलैबोरेशन तो है, और इसी कारण से नेट नेट इंडिया को बेनिफिट मिल रहा है, आपको और हमें बेनिफिट मिल रहा है। और इसीलिए इंडिया की इकॉनमी इतनी रिजिलियंट है, इसीलिए इंडिया की इकॉनमी इतनी ज़्यादा मैक्रो हमारे जो एस्पेक्ट्स हैं, पेट जीडीपी ग्रोथ, इनफैक्ट जीडीपी ग्रोथ आपने देखा है, हमारा जीडीपी ग्रोथ तो फोरकास्ट को भी एस्टिमेटेड फोरकास्ट को भी बीट कर रहा है। 8% का टारगेट, 8% का हम ग्रोथ मोस्ट लाइकली अचीव कर लेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में, और जो कि आईएमएफ ने कहा था 6.5% के आसपास होगा, बट हमने उसको एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा मैक्रो इकोनॉमिक जो हमारा है, वो उसका भी क्रेडिट आरबीआई को भी जाता है इन मैनी वेज। और इसीलिए आप देखना कि फॉरेन इन्वेस्टर्स, देखिए स्टेबल गवर्नमेंट है, इन्फ्लेशन नहीं हो रहा है, करप्शन कम हो रहा है, प्रोसेस बन रहे हैं, और रेड टेपिज्म ख़त्म हो रहा है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रहा है।
तो नॉर्मली इन्वेस्टमेंट्स आएँगे। ये 4-5 चीज़ अगर आप ठीक कर दो, इट्स जस्ट लाइक कि आपके किसी वाटर का जो ब्लॉकेज होता है, तो आप उसमें जो चोक पॉइंटिंग है उसको अगर आप हटा दो तो फ्री फ्लो स्टार्ट हो ही जाता है। क्योंकि पानी को तो कहीं न कहीं बहना है ना, अगर वो वहाँ पे रुक जाएगा तो कहीं और रास्ता बना के निकल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपने इसको जब रोक दिया, तो वो यहाँ पे रुक गया वो। बट अगर आपने उस चोकिंग पॉइंट्स को हटा दिए, वो बॉटलनेक्स को आपने हटा दिया, तो आपको बॉटलनेक्स क्या-क्या थे? ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, उसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ हद तक कंट्रोल बेटर किया है। स्टेट्स को भी बोल रहा है कि आप भी बेटर करो और स्टेट्स ने भी बेटर किया है। मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश ने काफ़ी अच्छा इसमें काम किया है। शायद सेकंड नंबर पे है इस समय ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में। तो स्टेट गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी जो उनके पास उनको उन्होंने किया है। थर्ड थिंग कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो एक बढ़ रहा है, हाई ग्रोथ रेट पे हम हैं। इन्फ्लेशन हमारा अंडर कंट्रोल है, ठीक है? 5% 6% के आसपास है, उसको भी और कम हो जाएगा वो। राइट? स्टेबल गवर्नमेंट है और तो ये सब चीज़ें ना एक प्लस पॉइंट है और गवर्नमेंट के जो कमिटमेंट्स हैं, वो कमिटमेंट्स लोगों के अंदर एक क्रेडिबिलिटी बना ही चुके हैं। तो फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके अंदर भी क्रेडिबिलिटी बनी रही है इसके बारे में। तो अभी आप जैसे एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि हमने ये टारगेट किया था 2030 तक इंडिया का जो 50% इलेक्ट्रिसिटी जो पावर डिमांड है, वो हम रिन्यूएबल से करेंगे, राइट? ये गवर्नमेंट ने टारगेट रखा हुआ है और यू वुड बी हैप्पी टू नो कि हम ऑलमोस्ट 44% लास्ट ईयर कर चुके हैं। तो वी आर वेरी मच ऑन टारगेट कि हम 2030 तक 50% अपना टारगेट रिन्यूएबल से कर सकते हैं, कर लेंगे। रिन्यूएबल्स मतलब लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट्स, सोलर, विंड, बायोमास, न्यूक्लियर भी हम 6-7 गीगावाट न्यूक्लियर भी हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, बट उसको हम रिन्यूएबल्स में काउंट नहीं करते हैं, उसको हम अलग से ही काउंट करते हैं। तो हमारे पास 3-4 डिमार्केशन होते हैं, फॉसिल फ्यूल बेस्ड मतलब कोल एंड ऑल, दूसरा आपका हो गया नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड, उसके अंदर आपका रिन्यूएबल्स आ जाते हैं। तीसरा होगा आप न्यूक्लियर मान लीजिए और चौथा हम इम्पोर्ट भी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम भूटान। भूटान से हम इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करते हैं। ये हमारा एक भूटान के साथ एक फ्रेंडली अरेंजमेंट है जिसमें कि वो पावर प्लांट जो है भूटान का वो हमने बनाया है और हम उनसे परचेज़ कर रहे हैं। तो इट इज़ जस्ट लाइक सपोर्टिंग आवर नेबर्स। तो ये गवर्नमेंट का एक फॉरेन पॉलिसी का एक तरीका है। एनर्जी एंड फॉरेन पॉलिसी दे आर वेरी, वेरी दे आर वेरी, वेरी आई वुड से इंटरकनेक्टेड, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कभी इसके बारे में आपसे ज़रूर बात करूँगा। सो मेरे ख्याल से काफ़ी बातें हो गई हैं। अब मिलते हैं दोबारा फिर से जब कुछ नया ऐसा ऐसा कुछ टॉपिक आएगा इसको लेके, हाँ, इस पे डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। तो आई विल कम बैक मोस्ट लाइकली 15 मार्च को मुझे लगता है डिस्कशन ज़रूर करूँगा आपसे। कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, बट 15 मार्च को मुझे लगता है करूँगा ही मैं आपसे डिस्कशन एक बार। ठीक है? सो अब मैं इसको एंड करता हूँ, इस डिस्कशन को। आई होप कि आप मेरे इस डिस्कशन से अगले जो आपने अपने टाइम दिए हैं, आधे घंटे या 40 मिनट जो भी हैं, उस टाइम से आपको कुछ एडिशन हुआ होगा। अगर एडिशन हुआ है तो प्लीज़ डू सपोर्ट माय कंटेंट। लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं और कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि अ, आप पे कुछ व्यूज़ जो मुझसे डिफरेंट हैं, तो उसको सुनने का प्रयास करेंगे, उस पे डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। देयर इज़ एब्सोल्यूटली नथिंग जिसको मैं अपना एक बेस बना के रखा हूँ। आई एम टोटली फ्लेक्सिबल, टोटली ओपन माइंडेड एंड रेडी टू लर्न, रेडी टू चेंज माई सेल्फ एंड रेडी टू इवॉल्व। मेरे ख्याल से ये एक इंडिया के लिए बहुत अच्छा एक एज एन इंडिविजुअल हम सबको यही प्रयास करना चाहिए और एटलीस्ट मैं तो ऐसे ही प्रयास करने की कोशिश करता हूँ कि आई शुड बी अ बेटर इंडिविजुअल, a better informed individual who is contributing for his country. So that's all and मिलते हैं आपसे next time. Till then, take good care of yourself, of your family and keep smiling. Lots of smile.